हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी लोग गेट 2023 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम टॉपर्स की जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं शुभम कुशवाहा, जिनका गेट 2022 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 88 आया था। सो शुभम, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर गेटिंग सच अमेजिंग रैंक। थैंक यू। तो मेरा क्वेश्चन पहला आपसे वही है कि जब गेट 2022 का रिजल्ट आया तो रात में आया था, ये शायद 17 मार्च को आया था। तो जब तुमने देखा कि मेरा रैंक 88 है, ऑल इंडिया रैंक 88, तो फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था। मतलब मैं तो रात में जल्दी सो जाता हूँ, तो मैं सो गया था। सुबह 5 बजे करीब नींद खोल के सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करा, मैंने लॉगिन करा, देखा 88 रैंक। तो मतलब उस इंस्टेंट पे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेपर, क्योंकि कंपैरेटिवली इजी आया था 2022 तो मार्क्स, मुझे मार्क्स का आइडिया तो लग गया था, पर मैं सोच रहा था कि 200 के अराउंड रैंक आएगी। और 200 की रैंक एक्चुअली मेरे लिए थोड़ी इतनी यूजफुल नहीं रहती, क्योंकि मेरी लास्ट ईयर ही 321 रैंक आ चुकी थी। तो मैं थोड़ा उदास था उस टाइम पे, पर जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा तो मतलब एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन की बस जो गैम्बल करा था, जो रिस्क लिया था, वो काम चल गया। अब दिक्कत नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे कि शुभम ने क्या रिस्क लिया था। तो उससे पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया है और कब आपने सोचा कि मुझे गेट देना चाहिए। मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर उत्तराखंड से किया है। एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। और जब मैं सेकंड ईयर के सेकंड सेम में, आई मीन फोर्थ सेम में था, तब से मतलब उस टाइम थोड़ा रहता है कि यार किसी चीज़ की प्रिपरेशन तो स्टार्ट करनी है। तो उस टाइम मुझे गेट एक बहुत ही सही लगा, क्योंकि जो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं वही आएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है और सिलेबस टू दी पॉइंट है। तो मैंने फोर्थ सेम से गेट की प्रिपरेशन शुरू करने का फाइनल कर दिया था। और ये भी मैंने सोचा था कि यार मैं कोचिंग नहीं करूँगा, सेल्फ स्टडी ही करूँगा, क्योंकि जेई मेंस के लिए भी मैंने कोचिंग करी थी, 1 साल ड्रॉप लिया था। और मुझे उस टाइम भी इतना लगा नहीं कि कोचिंग मेरे लिए यूजफुल है, मैं खुद पे रिलाई कर सकता हूँ। तो मैंने सेल्फ स्टडी ही चूज करा और रिटर्न मिला मुझे अच्छा खासा। ओके। तो तुमने बहुत जैसे बताया कि फोर्थ सेमेस्टर से अपना गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो तुम्हारा गेट प्रिपरेशन का प्लान कैसा था? मतलब कहाँ से पढ़ना है और कैसे तैयार करना है? तो अर्ली स्टार्ट करा, तो इस बात की तो चिंता नहीं थी कि टाइम की कमी पड़ेगी। और हमारी फोर्थ सेम से हमारे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं कॉलेज में। तो मेरा आइडियोलॉजी ये थी कि यार चलो कॉलेज का हो जाएगा। कॉलेज का मुझे अपने कॉलेज का बेसिक सीन पता चल गया था कि ठीक है, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है और कितनी मेहनत की ज़रूरत है कॉलेज में एक डिसेंट मार्क्स लाने के लिए। तो मेरी प्रायोरिटी कभी कॉलेज के एग्जाम्स नहीं रहे। जिस सेमेस्टर जो सब्जेक्ट गेट में भी है और कॉलेज में भी है, उस सब्जेक्ट की उस सेमेस्टर मैंने प्रिपरेशन करी, गेट टारगेटेड प्रिपरेशन। गेट पे मेन फोकस रखा, यूट्यूब से लेक्चर देखे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, जो चीज़ें सही लगी मुझे वो करा मैंने। और गेट को ही प्रायोरिटी रखा, कॉलेज में कम आ रहे मार्क्स कम ज़्यादा हो जाए चलेगा। तो इस तरीके से मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ओके। तो पहला अटेम्प्ट तुमने फाइनल ईयर में ही दिया, दैट इज इन 2021। ओके। सो 2021 में जब दिया था तो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था तुम्हारा? हाँ, जब तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था, एक बेनिफिट ये भी मिला था कि कोविड के चक्कर में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो घर पर एक सिलेबस कंप्लीट करने का और ज़्यादा टाइम मिल गया था मुझे। तो 2021 के एग्जाम तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। ओके। एंड PYQ आपने कितना किया था? प्रीवियस ईयर में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करा। प्रीवियस ईयर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स लगाए होंगे अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। फाइनल ईयर के लिए फाइनल ईयर के लिए मैंने 3 बार प्रीवियस ईयर लगाए। पहली बार जब प्रीवियस ईयर लगाए तो बस 50% क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए मेरे से, बाकी 50% का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, तो उनको मैंने मार्क कर लिया था। फिर जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और फिर मैंने दोबारा से जब प्रीवियस ईयर लगाए, तो जो मार्क क्वेश्चन थे मैंने बस उनको ही सॉल्व करा। और जब मेरे पास ज़्यादा टाइम बच गया तो मैंने एक बार प्रीवियस और लगा लिया। प्रीवियस ईयर रिपीटेटिवली लगाना एक मतलब कुछ लोगों को लग सकता है कि यार ये तो मतलब सेम क्वेश्चन आप बार बार क्यों कर रहे हो, पर बिलीव मी, आप प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 2 बार करें, क्योंकि पैटर्न रिपीट हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि गेट में क्वेश्चन तो डेटा के साथ रिपीट नहीं होता है, बट जो कॉन्सेप्ट है, जो पैटर्न है, एटलीस्ट 60 to 70% तो पैटर्न रिपीट होता है। क्वेश्चन का लेवल आपका कम ज्यादा हो जाएगा, पर आपको प्रीवियस ईयर और गेट में बहुत सिमिलरिटी मिलेगी। आप अगर कोई क्वेश्चन बैंक या टेस्ट सीरीज देंगे ना, तो उसका लेवल कंपेरेटिवली थोड़ा टफ होता है, पर प्रीवियस ईयर का लेवल गेट का लेवल सेम है, आपको उस लेवल से फेमिलियर होना है।
क्वेश्चंस आते जाते रहेंगे, क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे, वो बात नहीं है, पर आप उस लेवल से फेमिलियर हो सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर को 2-3 बार ट्राई करें तो। ओके, तो ये तो रहा कि पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस था। उसके बाद तुमने टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन किया था? हाँ, टेस्ट सीरीज मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तब तो एक ही ली थी मैंने। ओके। पर मैं सजेस्ट करूंगा एक से ज्यादा लेनी चाहिए। अच्छा। मैंने फुल टेस्ट सीरीज ली थी जब प्रिपरेशन, जब एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता था टॉपिक वाइज दिए, फिर सब्जेक्ट वाइज दिए और फुल लेंथ, मतलब मैंने पूरा पैकेज लिया था और पूरे पैकेज के सारे टेस्ट दिए। ओके, तो तुमने जब टेस्ट सीरीज कब देना स्टार्ट किया था? क्योंकि तुम बोल रहे हो पार्ट वाइज जो टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट वाइज, तो कब टेस्ट सीरीज देना आपने स्टार्ट किया था? टेस्ट सीरीज ईयर के स्टार्टिंग में जब लॉन्च करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मैंने तभी परचेज कर ली थी, फर्स्ट मंथ में ही परचेज कर ली थी। और अपने जो सब्जेक्ट्स में रिवाइज करते जा रहा था उनके सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज देते जा रहा था। मेन फोकस जो हमारा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में रहता है वो मैंने नवंबर से स्टार्ट कर दी थी। टेस्ट सीरीज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्लो रहा करती थी। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, 3 घंटे बैठने की भी आदत नहीं थी, थक जाया करता था, तो फ्रीक्वेंसी कम थी, पर जितने टेस्ट थे 10 या 11 टेस्ट थे वो सब दिए मैंने। तो जनरली लोगों का एक और रहता है कि जब टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था? तुमने जब फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट दिया, क्या एकदम से ही अच्छे मार्क्स आने लगे थे या स्टार्टिंग में लो मार्क्स थे? कैसा? नहीं, मार्क्स तो जब पहला मैंने दिया था तो आई थिंक 35 अराउंड मार्क्स आए थे। ओके, 35। और रैंक तो फिर क्या ही बोले अब उसमें, तो 35 मार्क्स में। तो मतलब लो मार्क्स आना इतना बड़ा इशू नहीं है। स्टार्टिंग में जब टेस्ट देना आप स्टार्ट करते हो तो सबके ही लो मार्क्स आते हैं, सबके लो मार्क्स आते हैं। आपके ज्यादा आ भी गए तो ऐसा बात नहीं, क्योंकि आपको वो देखना है कि किस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। आपके शुरू के 2 टेस्ट में 60 मार्क्स आ गए, उसके बाद आपके 30-40 में वो कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। आपको एक रेंज सेट करनी, जैसे मेरे ऑन एन एवरेज 45 से 55 के बीच में मार्क्स आते थे। इतने अच्छे भी नहीं थे, इतने बुरे भी नहीं थे। और रैंक तो आई डोंट नो, पता नहीं टेस्ट सीरीज में लोगों के 95 और 80 इतने मार्क्स आ जाया करते थे मुश्किल टेस्ट में। मुझे देख के यकीन नहीं होता यार, ये लोग कैसे दे रहे हैं ये टेस्ट। मतलब मैं पूरी जान लगा दे रहा हूँ और मेरे 50 मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे लोगों के। और कभी मेरी आई थिंक अंडर 600-500 भी रैंक बहुत ही कम बार आई होगी। तो टेस्ट सीरीज में आप रैंक पे फोकस ना करें, आप अपनी एक रेंज डिसाइड कर लें कि आपके इतने आने चाहिए, और उसके बीच में आ रहे हैं आप, ठीक है, आप और थोड़ा ट्राई करें। बेटर कि आप अपनी जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको इम्प्रूव करें। आप इम्प्रूव करें, आप 3-3, 4-4, 5-5 नंबर ज्यादा लाने का ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मेरे अभी 40s में आ रहे हैं और मैं एकदम से 70-80s में मार्क्स ले आऊंगा। ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा, और जितना हो सके आप, मेरे अकॉर्डिंग जितना हो सके एरर्स को मिनिमाइज करना चाहिए। एरर्स को मिनिमाइज, आप कोई नई चीज पता चल रही है आप नोट कर लें उसको, क्योंकि टेस्ट सीरीज का एक फायदा है कि कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं जो हमने कभी देखी नहीं। एक फॉर ए सरप्राइज, एक रैंडम टेस्ट सीरीज के एक रैंडम टेस्ट में क्वेश्चन आया था क्वालिटी फैक्टर का, कि 2 पैरेलल में कुछ नेटवर्क का कनेक्शन था और रिजल्टेंट क्वालिटी फैक्टर निकालना था। तो वो क्वेश्चन मुझे मैंने कभी नहीं देखा था, और सरप्राइजिंगली गेट 22 में सेम क्वेश्चन आ गया। और खुशी होती है जब ऐसी चीजें होती हैं सामने की। तो वही है कि अगर कुछ नया सीख रहे हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो नया सीख रहे हो तो उसको अलग से नोट कर लो, और वो आपकी प्रिपरेशन में यू डोंट नो कि कब यूजफुल हो जाए। तो ठीक है। और उसके बाद जब तुम 2021 का ये तुम्हारा प्रिपरेशन था, तो फाइनली गेट में तुम्हारा कितना मार्क्स आया था? मेरे कभी टेस्ट सीरीज में 60 क्रॉस नहीं करे थे। 50 बेस्ट 58 रहा होगा, और मेरा जो गेट का एग्जाम था उसमें 68.33 मार्क्स आए थे 2021 में। तो ऑल टाइम बेस्ट जो हम कहते हैं। तो कई बार तो लोग टेस्ट सीरीज के मार्क्स को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके मार्क्स अगर टेस्ट सीरीज में नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल गेट में नहीं आएंगे। एक्चुअल गेट में कहीं ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। एक्चुअल गेट में कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत ही सरप्राइजिंगली कुछ भी हो सकता है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि, मतलब मेरे 2 बार का एक्सपीरियंस है। मैंने 21 में भी दिया, 22 में भी दिया। हर बार गेट में हमेशा टेस्ट सीरीज से ज्यादा मार्क्स आए हैं मेरे, दोनों बार। ओके। तो आपका जैसे रैंक गेट 2021 में 321 रहा है, तो उसके बेसिस पे क्या आपने कोई PSU ट्राई किया या IIT ट्राई किया? उसका कैसे यूटिलाइज किया आपने? जब एक बार 321 रैंक आ गई तो मुझे मतलब बेसिक आइडिया लग गया था कि PSU मिलना थोड़ा मुश्किल है, और एमटेक का मूड था उस टाइम पे, तो मैंने एमटेक के लिए ट्राई करा। मुझे 5th राउंड में मैंने IIT रुड़की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्वाइन कर लिया। ओके। सो 2 महीने अगस्त और सितंबर मैंने AI को ट्राई करा। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी फील्ड नहीं है। मतलब आप अगर AI में या किसी और नॉन कोर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में जा रहे हो, तो आपको अपनी इलेक्ट्रिकल को त्यागना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं?
अगर आप नहीं है तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। Interest बहुत क्योंकि आईआईटी में अगर आप जाते हो तो एमटेक बहुत हेक्टिक होता है। बहुत hectic अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आप सर्वाइव कर पाओगे। तो सजेशन यही है कि आप पहले अपना इंटरेस्ट सर्च करें, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि आपको नॉन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अगर जाना है तो कौन सी ब्रांच में जाना है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। भेड़ चाल नहीं चलना है कि ये पॉपुलर ब्रांच है, सब लोग इसी को प्रिफर कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। अब मैंने एआई ले लिया क्योंकि हाइप है, बहुत हाइप है। आप नेट पे सर्च करेंगे कि बेस्ट ब्रांच, अच्छी ब्रांच एआई में क्या वो है, तो आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगा। और वो होता भी है, एआई का प्लेसमेंट बहुत अच्छा बहुत होता अच्छा है। आईआईटीज में, आईएससी में प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है एआई का। पर अगर आप ही नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे चलेगा? वही, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं इस मोड पे आ गया था 2 महीने बाद कि यार छोड़ दो अब। मतलब एमटेक के साथ गेट की प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है। मतलब आप बहुत कम चांसेस है कि आप कर पाओ, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो एक मेरे पास यही ऑप्शन बचा था कि एमटेक छोड़ो, 4 महीने हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा, तो आपने एमटेक आईआईटी रुड़की छोड़ दिया था? हाँ, सितंबर में छोड़ दिया था मैंने, सितंबर में छोड़ दिया? लास्ट में छोड़ दिया था। तो मतलब कुछ आपके पास कोई प्लान बी था कि या फिर कोई और ऑप्शन था? नहीं, कुछ नहीं था। मतलब उस टाइम तो 21 से कोई पीएसयूज का ऑफर भी नहीं आया था मेरे पास। और आपको क्या पता, आप सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हो, कितनी रैंक आएगी। अब चलो फर्स्ट अटेम्प्ट होता 200-250 आ जाती, अच्छा रहता। अब मेरी 200-250 रैंक आई भी तो मेरे लिए भी यूजफुल नहीं रहेगी, लानी तो 150 के अंडर ही पड़ेगी। अब वो रिस्की हो जाता है। तो बेसिकली ये रिस्की था छोड़ना, क्योंकि हाथ में कुछ और था नहीं। बहुत बड़ा रिस्क था वो। ओके ओके। तो 2022 के लिए कब फिर स्टार्ट कर दिया? तो अक्टूबर 1 अक्टूबर से मैंने अपनी 22 की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बेनिफिट ये था कि नोट सारे प्रिपेयर पहले से ही हो रखे थे। 2021 में जो तैयार किया था, प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा टाइम नोट्स बनाने में ही लगता है। अब अगर वो आपके बने हुए हैं फिर तो 4 महीने में सब हो जाएगा। ओके। तो मैंने पहला तो अपना बेसिक अपना रिवीजन तो करना ही था मुझे, तो मैंने 1-1.5 महीना रिवीजन करने में लगाया। और शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बहुत यूजफुल होते हैं। ओके। कि क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तब आपको सब कुछ सीखना है, लेकिन जब आप सेकंड टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके नोट्स का 40-50% कंटेंट आपके लिए अब यूजलेस हो चुका है। अगर आप उसी को रिवाइज करने बैठोगे दोबारा तो बहुत टाइम ले लेगा। ऑब्वियसली बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैंने कुछ सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स पिछले बार ही बना लिए थे, और इस बार मुझे टाइम मिला, मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाए। एक बार शॉर्ट नोट्स बन गए तब तो 2 दिन में एक सब्जेक्ट निपट जाता था। ओके। तो बेसिकली आईआईटी रुड़की छोड़ने के बाद जब गेट 2020 के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने पहले रिवीजन किया, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए। तो पीवाईक्यू का कैसा था कि पीवाईक्यू कितना किया आपने? प्रीवियस ईयर पहले ही मैं 2-3 बार कर चुका था। हाँ। लेकिन मुझे प्रीवियस ईयर से इतना प्यार हो गया था कि 4 महीने हैं, मैं तब भी एक बार और प्रीवियस ईयर लगाऊंगा। ओके। तो मैंने प्रीवियस ईयर स्टार्ट करी और एक बार दोबारा से पूरी प्रीवियस ईयर लगाई। और एक चीज और, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए आप ईसीई के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रीवियस ईयर जरूर लगाना, आपको लेवल का डिफरेंस पता चल जाएगा। ईसीई में जो कंट्रोल, सिग्नल, नेटवर्क, डिजिटल ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उनके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं। थोड़ा लेवल अच्छा है, लेवल अच्छा है, आप वो करेंगे तो आपको और इंटरेस्ट, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस, क्वालिटी लेवल का क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अगर कॉमन सब्जेक्ट भी लगाते हो अदर ब्रांच से तो। और कोर सब्जेक्ट का आप अपने हिसाब से कोई प्रिफर कर सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट। अब आप सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आप बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोर सब्जेक्ट की भी क्वेश्चन बुकलेट लगा लें, पर प्रीवियस ईयर पे ज्यादा ध्यान दें। ओके। तो गेट 2022 में भी आपने कोई टेस्ट सीरीज ली होगी? हाँ, इस बार मेरे पास टाइम था, 2 महीने थे आराम से टेस्ट देने के लिए। तो मैंने इस बार फुल टेस्ट ही लिए, बस 2 कोचिंग के फुल टेस्ट लिए। तो अच्छा, इस बार कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज की मुझे जरूरत इतनी महसूस हुई नहीं, क्योंकि अब हमें फुल ही देना है तो फुल ही लेंगे। तो मेरे पास टोटल अराउंड 35 टेस्ट थे, ऑल फुल लेंथ, ऑल फुल लेंथ। और मैंने 35 फुल लेंथ टेस्ट दिए। ओके। क्योंकि अब आपके नोट्स बन गए, आपका रिवीजन हो गया। रिवीजन दोबारा करना जरूरी है, पर बहुत बोरिंग काम है। टाइम आपको काटना है। 3 घंटे टेस्ट सीरीज में टाइम कट जाता था, पता नहीं चलता था। टेस्ट सीरीज देने का यही मजा है, 3 घंटे कब निकल जाते पता नहीं चलता। तो टेस्ट सीरीज में आपका एवरेज 2022 में कैसा रहता था? एवरेज मेरा स्टार्टिंग में तो, हालांकि मैं 21 में 68 मार्क्स ला चुका हूँ, पर मेरी स्टार्टिंग फिर से 45 अराउंड से हुई, 40-45 से हुई। और रेंज मेरी इस बार थोड़ी रेंज बढ़ गई, 55 से 65 के बीच में ऑन एन एवरेज मार्क्स आने लगे। 1-2 बार 70 भी क्रॉस करे, 71, 72, बहुत रेयर केसेस में करे। तो वही, मतलब रेंज बढ़ गई थी, पर उतनी नहीं थी कि बिल्कुल ही अंडर 100 रैंक आ जाए, उतनी रेंज नहीं पहुंची। और टेस्ट में भी कभी उतने मार्क्स नहीं आए कि उतनी रैंक नहीं आई कभी। तो फिर फाइनली गेट 2022 का जो एक्चुअल एग्जाम हुआ उसमें कैसा स्कोर रहा आपका?
पेपर बहुत इजी था। Okay. तो मुझे ये लग रहा था कि 2019 जैसा हाल ना हो जाए। हमारे इलेक्ट्रिकल में 2019 में बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर आ गया था और उसमें आपको 80-90 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ रहे थे अच्छी रैंक के लिए। तो ये डर लग गया क्योंकि एक्यूरेसी, तो मुझे अपनी एक्यूरेसी पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मेरे आ गए 77.33 मार्क्स आए और जब मार्क्स मैंने कैलकुलेट करे मुझे 77.33 मार्क्स पता चले तो मैं थोड़ा डर गया कि पेपर इजी था, 200-250 रैंक आई, अपने क्या काम किया। फिर जब रिजल्ट आया तो वो जब रिजल्ट आया तो देखा यार 88 है, तो एकदम सरप्राइजिंग जैसा रहा। वो सरप्राइजिंग था। ओके। सो गेट 2021 के बेस पे ही, अभी आप पावर ग्रिड में हो, तो वो सिलेक्शन गेट 2021 के बेस पे ही हुआ था? हाँ, वो 21 के बेस। मुझे एनटीपीसी से भी ऑफर आया था, पर ऐसा हुआ था कि ऑफर जो ज्वाइनिंग थी एनटीपीसी की उसके 2 दिन बाद गेट का रिजल्ट था। 22 का रिजल्ट था। अच्छा। तो अब ये दुविधा आ जाती है कि यार ज्वाइन कर लें या फिर रिजल्ट का वेट करें, क्या पता अच्छी रैंक आ जाए। और फिर क्योंकि पीएसयू चेंज करना या छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बॉन्ड वगैरह रहता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती हैं, इट्स नॉट दैट इजी। तो मैंने थोड़ा ये भी रिस्क लिया कि यार अब इतना रिस्क ले लिया है तो एनटीपीसी भी छोड़ो। ओके। जो 22 में रैंक आएगी देखा जाएगा। तो एनटीपीसी छोड़ दिया था? एनटीपीसी छोड़ दिया था। फिर 2021 का इसका एप्लीकेशन आया पावर ग्रिड का? पावर ग्रिड के फॉर्म आए, पावर ग्रिड का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही इंटरव्यू में। मैं जो कॉलेज में लोग हैं उनको थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी इंटर्नशिप और अपना प्रोजेक्ट थोड़ा सोच समझ के लें, क्योंकि आप टाइम बचाने के लिए कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आप ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो जब तक आप फ्रेशर है ना, ये प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप हमेशा आपके साथ रहेगी। आप जिस इंटरव्यू में जाओगे ये दोनों टॉपिक का जिक्र हमेशा होगा, जब तक कि आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है, जब तक कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस या कुछ और नहीं है बताने के लिए। वो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट से ही पूछेंगे। अब मैंने ऑनलाइन इंटर्नशिप कर ली, मैंने स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर का प्रोजेक्ट बना लिया, अब उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास देने के लिए। तो आप कॉलेज में हैं, अपना प्रोजेक्ट अपनी इंटर्नशिप थोड़ी अच्छे से करें, अच्छे से चूज करें, क्योंकि इंटरव्यू में यही पूछेंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। ओके। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कंटेंट बहुत सारा है आपके लिए, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, क्योंकि कोई भी हो, कुछ वीडियोस में टाइम वेस्ट होता है। जैसे कुछ लाइव वीडियोस होती हैं, जो लाइव वीडियोस होती हैं उनमें 50% कंटेंट पढ़ाई का होता है, 50% में आप वो कोई रिप्लाई कर रहे होते हैं कमेंट्स का, तो उसमें टाइम वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आप अपने कंटेंट को चुने। आपके पास अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आप 2-3 वीडियोस ट्राई कर सकते हैं अलग अलग टीचर्स की, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों से बात करें जो सेल्फ स्टडी कर चुके हैं, आपके जानने में आपके कॉलेज के सीनियर है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने किसको प्रेफर करा, क्योंकि करेक्ट चॉइस मैटर करती है। आपने लेक्चर देखना शुरू करा, आपको 10 लेक्चर पर पता चल रहा है कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, अब आप चेंज करोगे तो सही नहीं रहेगा। तो आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपको किसको फॉलो करना है, फिर ब्लाइंडली थ्रू आउट योर एंटायर प्रिपरेशन उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। क्योंकि मैंने तो बहुत पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने बहुत ट्राई किए। मैंने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करा, उसके 4-5 लेक्चर देखे, फिर दूसरा ज्वाइन करा, तीसरा ज्वाइन करा, फिर इन दी एंड पता चल गया कि हाँ इसमें मज़ा आ रहा है, इसमें मज़ा आ रहा है। तो मज़ा आना ज़रूरी है, अगर बोरिंग हो जाएंगी ना चीज़ें, और ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लिए बोरिंग है वो हर किसी के लिए बोरिंग हो। हर एक स्टूडेंट की हर एक टीचर है, तो आप उस हिसाब से चुनें। हाँ, मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे अगर आपकी गेट में अच्छी रैंक आ जाती है, अंडर 500 आ जाती है, या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप उतनी रैंक आ जाती है, सो प्लीज़ रिलैक्स मत करें। आप 1 महीना एंजॉय कर लें, कोई बात नहीं, आपकी अच्छी रैंक आई है, 1 महीना एंजॉय करना बनता है, लेकिन पढ़ाई का टच ना छोड़ें, क्योंकि इंटरव्यूज़ होंगे आगे। अभी कोई कुछ तो बिल्कुल ही प्योरली टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे BARC का इंटरव्यू हो गया, या फिर और भी कोई PSU का इंटरव्यू। आपको पढ़ाई से जब तक आपको MTech ना मिल जाए या जब तक आपको PSU ना मिल जाए, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। रैंक आ गई है और आपने पढ़ना छोड़ दिया, ये आगे जाके थोड़ा दिक्कत कर सकता है। ओके। सो थैंक यू शुभम फॉर द इंटरव्यू, एंड आई होप आप लोगों की इस इंटरव्यू से हेल्प होगी। आपकी प्रिपरेशन में जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, आपके लिए डेफिनेटली ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू थिंक दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और
any suggestion you want me to make video upon, you can always let me know in the comment section. I'll be sure to check it out. And अगर आपका शुभम से कोई डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. I'll request शुभम कि आप उसका रिप्लाई करेंगे और मैं भी उसका रिप्लाई करूंगा. बिल्कुल, मुझे कमेंट दिखेगा और मुझे कोई रेलिवेंट कमेंट दिखेगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा. Okay, so thank you. So thanks for watching, guys. See you in the next one. Thank you.